हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स और आज हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और आपने चैनल सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सेंट्रल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रखा है कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन अकॉर्डेंस विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करके करती है। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, इसके अलावा हाँ बस यही है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलो कि ऑल दीज मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years एंड नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये जो मेंबर्स हैं 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही बोल रखी है। एनजीटी इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या एनजीटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल भी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, ये बोल रहे कि आर्टिकल 48 में नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी बॉडी? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। और कब बनी है ये? हमारी 2010 में बनी है। कब बनी है? एनजीटी एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग ये बनी है। 2010 में ये बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका आता है कि इसकी मतलब जो रीजनल ब्रांचेस हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। मेरे को एक बार बताना, ये एनजीटी का क्वेश्चन कई बार हो चुका है। चलो क्या पूछ सकती हूँ मैं इसमें आपसे? चलो इसकी मेन ब्रांच मान लो दिल्ली में है, तो इसकी अदर 4 ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे? बिना देखे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, बिना देखे, बेशक आपको आता हो नहीं आता हो। ठीक है, मैं जिस दिन बताया था ये क्वेश्चन 2 बार करवा चुकी हूँ और उसके बाद आज करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये बताएं कि दिल्ली के अलावा जो इसकी 4 ब्रांचेस हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, बिना देखे बताना है। अगर आप देख रहे हो तो फिर आप कमेंट मत करना, फिर आप उसको याद कर लेना और दूसरों के आंसर्स देख सकते हो बस, जिसने जो भी लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड भी हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या जाता है? ए। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या जाता है? ए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें क्या बोल रहा है? डेयरी सहाकार स्कीम के बारे में बताना है। डेयरी सहाकार स्कीम के बारे में बताना है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो इसको मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इसको लॉन्च किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने लॉन्च किया। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने इसको लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने इसको लॉन्च किया। न्यूली लॉन्च मिनिस्ट्री है। डेयरी सहाकार स्कीम उसने लॉन्च किया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाती है। सेकंड है, अंडर डेयरी सहाकार द डेयरी सेक्टर वुड गेट लोन्स थ्रू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बिल्कुल, डेयरी सहाकार स्कीम में जो भी लोन्स हैं वो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से दिए जाएंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है, एनसीडीसी एक अपेक्स लेवल स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया एक्सक्लूसिवली फॉर कॉर्पोरेट्स एट प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट, अपेक्स और मल्टी स्टेट एंड नेशनल लेवल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई, तो क्योंकि इसको किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स ने इसको लॉन्च किया। दूसरी चीज अगर बात करें, एनसीडीसी क्या है? ये एनसीडीसी क्या है? आपको बता दिया, एक अपेक्स लेवल एक स्टैट्यूटरी है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है एक्सक्लूसिवली फॉर कॉर्पोरेट्स। और मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये मतलब कब एस्टेब्लिश किया गया? 1963 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। किसको? एनसीडीसी को। कब? 1963 में। अब मेन ये है कि इसका मेन एम क्या है? ये जो स्कीम हमने लॉन्च किया डेयरी सहाकार स्कीम, याद रखना इसमें टोटल कितने करोड़ का आउटले दिया गया है? 5000 करोड़ का इसमें आउटले दिया गया। कितना? 5000 करोड़ का इसमें आउटले दिया गया है। ठीक है, डेयरी सेक्टर के लिए। दूसरी चीज क्या है? इसमें क्या क्या प्रमोट किया जाएगा? किस किस को, मतलब कौन कौन एलिजिबल कोऑपरेटिव्स हैं, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट किस किस कोऑपरेटिव्स को दिया जाएगा? देखो याद रखना, जो बोवाइन डेवलपमेंट में है, ठीक है, मिल्क प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग जो कर रहे हैं उनको भी दिया जाएगा, क्वालिटी एश्योरेंसेस में दिया जाएगा, वैल्यू एडिशन के लिए दिया जाएगा, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग के लिए दिया जाएगा, मार्केटिंग के लिए दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए दिया जाएगा और एक्सपोर्ट को मैनेज करने के लिए दिया जाएगा, फॉर मैनेजिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इन सब कामों के लिए क्या दिया जाएगा? हमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। किसमें? डेयरी सहाकार स्कीम में। तो क्वेश्चन नंबर 77 आंसर हमारा क्या हो गया? डी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 78 पे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बताना है। तो सबसे पहले है कि इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। देखो अब गांव में सड़क बनानी है, तो देखो गांव की मेन चीजें किसके अंडर होती है? स्टेट के गवर्नमेंट के अंदर। अब प्रधानमंत्री की स्कीम है, मतलब सेंट्रल है, तो देखो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर करते मिलेंगे, तो बिल्कुल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बाई वे ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस। बिल्कुल
सेकेंड है एन एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन द नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड ILO, ठीक है, 3 के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, RRDA प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लस ILO, ताकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल किया जा सके और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। और अगर हम बात करें, देखो इस मतलब इस स्कीम के लिए एलिजिबल एरियाज कौन कौन से हैं, रूरल एरिया जिनकी पॉपुलेशन 500 या उससे ज़्यादा, अगर प्लेन एरियाज हैं, मान लो अगर प्लेन एरियाज हैं तो पॉपुलेशन अगर 500 से ज़्यादा है तो वहाँ पे उस रोड से कनेक्टिविटी दी जाएगी। और अगर हिल एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो वहाँ पे अगर किसी गांव में 250 से ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, 250 से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है, तो 250 या 250 से ज़्यादा किसी भी बैकवर्ड एरिया में है तो वहाँ पर भी ये स्कीम क्या कर दी जाएगी, अप्लाई कर दी जाएगी। वैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट कब की गई थी, 2000 में स्टार्ट की गई थी। कब, ईयर 2000 में स्टार्ट की गई थी। बहुत पुरानी स्कीम है ये नहीं अभी है, ठीक है। और याद रखना इसमें नई सड़कें तो बनानी है, साथ में जो पुरानी सड़कें जो खराब हो गई हैं उनको भी अपग्रेड करने का भी इसमें सिस्टम है। तो याद रखना, ऐसा मत सोचना कि इसमें अपग्रेडेशन उनका नहीं किया जाएगा, इसमें अपग्रेडेशन भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बस ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 78। आंसर क्या हो गया इसका, सी, ठीक है। आंसर इसका क्या हो गया, सी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आ जाते हैं 79 पे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताना है। सबसे पहले बोला है पंचायती राज में ग्राम सभा जो है वो प्राइमरी बॉडी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल है ही। सेकंड है 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगी, बिल्कुल होंगी। थर्ड है द फाइनेंस कमीशन में ऑथराइज पंचायत टू लेवाई कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटी टोल फीस। फाइनेंस कमीशन ऑथराइज कर सकता है, देखो बीच में बोला कि फाइनेंस कमीशन ऑथराइज कर सकता है, तो बिल्कुल फाइनेंस जो कमीशन है वो इसको ऑथराइज कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कौन इसको ऑथराइज करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज करेगा। कौन करेगा इसको ऑथराइज करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। कौन करेगा इसको ऑथराइज, स्टेट लेजिस्लेचर इसको ऑथराइज करेगा, ना कि फाइनेंस कमीशन। ध्यान रखना, ठीक है। कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर इसको ऑथराइज करेगा, ना कि फाइनेंस कमीशन, ठीक है, कोई भी टैक्स वैक्स लगाने के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज कर सकता है, ठीक है। और रिजर्वेशन हर एक लेवल पे होगा वुमेन का, ये आपको बता ही दिया, ठीक है। और बस यही स्टेटमेंट है। 3 टियर सिस्टम होता है जिसमें विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको 3 टियर पंचायती राज सिस्टम एस्टेब्लिश करना होता है। तो हमारा ये होगा क्वेश्चन नंबर 79, आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 80 पे। हमें बताना है ब्लैक सी में कौन कौन से रिवर्स ड्रेन करती हैं। अगर आपने ज्योग्राफी की सीरीज अच्छे देखिए तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि उसमें देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है, देखो आपको अगर रिवर्स नहीं पता है तो आपको एलिमिनेशन मेथड से करना होगा। आपको पता है वोल्गा रिवर के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है, वोल्गा रिवर के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। ये कहाँ पे गिरती है, ये कैस्पियन सी में गिरती है, रशिया से आती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ की, मतलब यूरोप की। तो ये देखो कैस्पियन सी में गिरती है, अगर ये कैस्पियन सी में गिरती है तो ये ब्लैक सी में नहीं गिरती होगी, तो जिसमें भी फोर्थ है वो काट दो। फोर्थ काट दिया आप हमने, 1 2 5 है इस। अब केवल आपको थर्ड देखना है, राइन रिवर। अगर आपने ज्योग्राफी की सीरीज देखी है तो आपको पता होगा राइन रिवर के बारे में मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, कौन सी सिटीज है, उस पर क्या है, कहाँ से कहाँ जाती है, तो ये भी मैंने बताया था। ये कहाँ पे गिरती है, नॉर्थ सी में जाके गिरती है, वहाँ पे गिरती है, नॉर्थ सी में जाके गिरती है। इसका मतलब थर्ड भी ब्लैक सी में नहीं गिरती है, थर्ड भी ब्लैक सी में नहीं गिरती है, तो हमारा आंसर आ गया ए। डेन्यूबे, डनाइपर और डोन रिवर, ये तीनों ही रिवर्स कहाँ पे गिरती हैं, ब्लैक सी में गिरती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेन्यूबे, नाइपर और डोन रिवर तीनों ही गिरती हैं। और जो ये डेन्यूबे रिवर है, पहली रिवर सबसे बड़ी वोल्गा मैंने बता दी, सेकंड डेन्यूबे रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, यूरोप की आफ्टर वोल्गा, ठीक है। ये कहाँ पे, डेन्यूबे रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स में, जो वेस्ट जर्मनी में होते हैं, ठीक है, और फिर ब्लैक सी में खुलती है। उसके बाद डोन जो रिवर है, डोन रिवर ये 5th लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या है, 5th लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। ये सेंट्रल रशिया से सी ऑफ एजोव में जाके गिरती है। कहाँ पे गिरती है, डॉन रिवर मैंने बताया था सी ऑफ एजोव में जाके गिरती है, ठीक है, सी ऑफ एजोव में जाके गिरती है। ये भी क्योंकि ब्लैक सी का पार्ट है इसलिए हमने इसको भी मान लिया, ठीक है। अगर डनाइपर की बात करें, वो यूरोप की मेजर रिवर्स में से आती है और जो मेनली कहाँ पे, रशिया की वल्दाई हिल्स से निकलती है। कहाँ से, वल्दाई हिल्स ऑफ रशिया, वल्दाई हिल्स जो रशिया की होती है वहाँ से मेनली ये डनाइपर रिवर निकलती है। फिर बेलारूस, यूक्रेन से होते हुए कहाँ पे गिर जाती है, ब्लैक सी में गिर जाते हैं। ये भी रिवर मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए, ठीक है। तो ये मैं करवा चुकी हूँ, विद मैप के साथ मैंने करवाया है, ठीक है। तो जो भी टाइम लैप्स डले हुए हैं उसमें आप देख लेना कहाँ कहाँ पे कौन सी रिवर मैंने कराई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 80 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 81 पे।
तो ये देखो, ये मेरा थोड़ा सा मन कर गया कि आपको बता ही देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले। देखो मैंने अभी बताया था डैन्यूबे रिवर, देखो किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ये हमारी डैन्यूबे रिवर, ठीक है। उसके बाद हमारी कौन सी, अभी हमने जो बात की कौन सी डनाइस्टर रिवर के बारे में, वो भी कहाँ पे गिर रही है, ब्लैक सी में गिर रही है। देखो ये यहाँ पे यूक्रेन का रीजन है। डनाइपर रिवर कहाँ से आ रही है, डनाइस्टर थी वो, ये डनाइस्टर है, ये डनाइपर है, ये यूक्रेन से आ रही है। अभी हमने डॉन रिवर के बारे में बात की, ठीक है। डॉन रिवर यहाँ पे गिर रही है, देखा आपने कि ये कहाँ पे गिर रही है, डॉन रिवर सी ऑफ एजोव में गिर रही है। और सी ऑफ एजोव में जो ये यहाँ पे गल्फ है उसका नाम क्या है, तागेनरोग गल्फ का है। तागेनरोग गल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गल्फ कहाँ पे पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ सिटीज़ के नाम बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मैरियोपोल सिटी है, यहाँ पे मेलिटोपोल है, ठीक है। सिटीज़ के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिवास्तापोल कहाँ पे है, क्रीमियन पेनिनसुला कहाँ पे है, कर्च स्ट्रेट कहाँ पे पाई जाती है, कर्च स्ट्रेट, देखो कर्च स्ट्रेट यहाँ पे है। यहाँ पे सी ऑफ मरमरा, यहाँ पे मैंने बताया था बोस्फोरस स्ट्रेट। यहाँ पे कौन सी है, डार्डिनल स्ट्रेट, उसके नीचे कौन सा आ जाता है, एजियन सी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कौन से बाल्कन्स नेशंस आ जाते हैं, उसके नीचे कौन से आ जाते हैं, बाल्कन नेशंस आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा कौन सा है, ग्रीस का रीजन है, ठीक है। उसके बाद देखो हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, बाल्कन माउंटेन्स आ गए, उसके नीचे क्योंकि बाल्कन कंट्रीज हैं, ठीक है। सारी चीज़ें देख लो। देखो ये देखो पोंटिक माउंटेन्स कहाँ पे है, पोंटिक माउंटेन्स कहाँ पे है, ब्लैक सी के नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में है, वेस्ट में, देखो कहाँ पे पोंटिक माउंटेन्स। आजकल ब्लैक सी का रीजन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो यिल्डिज माउंटेन किधर है, बाल्कन माउंटेन किधर है, कोकस माउंटेन किधर है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो ये कुबान रिवर कहाँ पे फ्लो कर रही है, कुबान रिवर भी कहाँ पे जाके गिर रही है, ठीक है, कुबान रिवर। उसके बाद ये किजिल रिवर कहाँ की है और कहाँ पे जाके, देखो किजिल रिवर भी कहाँ पे गिर रही है, टर्की में, मतलब टर्की से ब्लैक सी में गिर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ब्लैक सी से सराउंडिंग कंट्री तो आपको पता ही होनी चाहिए, तो दिख ही रही होंगी कौन कौन सी कंट्री हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया टर्की, यहाँ पे आ गया हमारा जॉर्जिया, यहाँ पे आ गया रशिया, यहाँ पे आ गया यूक्रेन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हो गया, रोमानिया, यहाँ पे कौन सा हो गया, बुल्गारिया, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज कौन सी हैं जो मेनली ब्लैक सी को सराउंड करती हैं, ठीक है। रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, उसके बाद आ गया हमारा रशिया, जॉर्जिया, टर्की, ठीक है। ये कंट्रीज ब्लैक सी को सराउंड करती हैं। तो सारी चीज़ें आप देख लेना कौन कौन से आइलैंड है यहाँ पे। मैं पहले भी बताया था, आइलैंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिम्नीव आइलैंड, बेरिजन आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कारकिनिट बे कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख लेना। मैप बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो ये थोड़ी थोड़ी किधर से आते हैं वो मैंने बता दिया है, और आप वहाँ पे जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाते हैं। G20 कंट्रीज़ के बारे में बताना है। बोल रहे G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज़ का, जिसमें यूरोपियन यूनियन है एक, ठीक है, इसलिए इसको G20 बोलते हैं। और दूसरा बोल रखा है UN सिक्योरिटी काउंसिल और एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं इसमें। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है मेंबर्स है, याद रखना। इसमें उसके मेंबर्स नहीं, इसमें किसके मेंबर है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं। किसमें है, इसके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के इसमें मेंबर्स हैं, उसके मेंबर्स नहीं है। तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या बोल रही है, एवरी ईयर ए न्यू कंट्री टेक्स ऑन प्रेसिडेंसी विच इज नोन एज ट्रोइका प्रोसेस। देखो G20 में बिल्कुल ये स्टेटमेंट बोल रखी है कि एक नई कंट्री प्रेसिडेंटशिप लेती है। देखो एक मान लो कि अभी एक कंट्री ने प्रेसिडेंटशिप ले रखी है, एक जो अभी प्रेजेंट में है, एक जो पास्ट में जिसने ले रखी थी, एक मतलब जो फ्यूचर में प्रेसिडेंटशिप लेगी, ठीक है। तो इन तीन कंट्रीज के ग्रुप को बोलते हैं ट्रोइका, ठीक है। इन तीन कंट्रीज के ग्रुप को बोलते हैं ट्रोइका। क्यों, क्योंकि देखो ये जो है ये क्या करेगी, पहले वाले से इन्फॉर्मेशन लेगी, जिसके पास प्रेजेंट मेंबरशिप है इन्फॉर्मेशन लेगी और नेक्स्ट वाले को इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी, ठीक है। तो ये ट्रोइका प्रोसेस बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना, हर साल जब एक नई कंट्री प्रेसिडेंटशिप लेती है, ठीक है, लेती है, तो वो हैंड इन हैंड प्रीवियस प्रेसिडेंसी से भी काम करती है, मतलब बातें करती है, वर्क करती है उसके साथ, और नेक्स्ट आने वाली प्रेसिडेंसी के साथ भी वो बातें करती है। उसी को बोलते हैं ट्रोइका। इससे क्या रहती है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहती है ग्रुप के एजेंडा में, ठीक है, कंसिस्टेंसी रहती है। और G20 की कंट्रीज जो हैं वो तो आपको पता ही होगा, सारी कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए कि G20 में कौन कौन सी कंट्रीज है। G7 कंट्रीज आपको पता है, फिर एक होगी हमारी रशिया, उसके बाद और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना होगी हमारी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद कौन से कि इटली, जापान, इंडोनेशिया, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। 20 कंट्रीज़ हैं। इसके मेंबर्स को आपको देखना है कि इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है।
तो देखो मैं ही करवा देती हूँ, मेरे को भी तुम पे दया आ जाती है कि भाई क्यों कहाँ जाके करेंगे ये बेचारे, इतने सारे बच्चे सर्च करेंगे, इससे अच्छा मैं ही दिखा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। देखो ऊपर की तीनों कंट्रीज़ है, कनाडा, यूएस, मैक्सिको। ठीक है, नीचे कौन सा, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। अब यहाँ पे देखो कौन सी, यूके एंड फ्रांस एंड जर्मनी एंड इटली। 4 कंट्रीज़ हैं यूरोप की, ध्यान रखना। कहाँ पे, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली 4 कंट्रीज़ हैं यहाँ की। सऊदी अरेबिया अकेली बीच से कंट्रीज़ है। फिर यहाँ से है टर्की। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन से, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 2-3 कंट्रीज़ यहाँ से हैं। उसके बाद है चाइना, इंडिया। ठीक है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है कौन सा, साउथ कोरिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ कोरिया और जापान। ये सारी कंट्रीज़ हैं किसके अंडर, G20 के अंडर। ठीक है, G20 के अंडर। और इसमें गेस्ट कंट्रीज़ के नाम बताए गए हैं कि किसने गेस्ट कंट्रीज़ है, कौन सी गेस्ट पे आती है, जैसे कि स्पेन हो गया, नॉर्वे हो गया, नीदरलैंड हो गया। ठीक है, गुइनिया, सेनेगल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाए बाई चांस गेस्ट कंट्रीज आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। सिंगापुर, वियतनाम, ये कंट्रीज इसका पार्ट नहीं है, याद रखना। एक सिंगापुर इंपॉर्टेंट कंट्री है लेकिन ये G20 का पार्ट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, सिंगापुर लग रहा है आपको होगी इंपॉर्टेंट कंट्रीज, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज का पार्ट है, लेकिन सिंगापुर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि कई बार ये चीज़ गलत हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोलता है, हमें COP26 के बारे में बताना है, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के बारे में। सबसे पहले है द अचीवमेंट इंक्लूड्स ए क्लियर कंसेंसस ऑन टारगेट ऑफ कीपिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज डाउन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हमें रखना है, उसमें क्लियर टारगेट दे रखा है। और 2 डिग्री सेल्सियस से तो आगे बढ़ने ही नहीं देना। सेकेंड है, इट इज़ द फर्स्ट क्लियर रिकॉग्निशन ऑफ द नीड टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बाई फेजिंग डाउन द यूज ऑफ कोल। बिल्कुल ये पहला ही ऐसा है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। ठीक है, तो यही है, इसमें कुछ टारगेट्स हमें दिए गए हैं कि और भी क्या है कि हमें जो मीथेन का एमिशन है उसको 30% रिड्यूस करना है, कब तक, 2030 तक। ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन किया गया है 100 कंट्रीज़ के द्वारा, जिसमें ये बोला गया है कि हम 30% जो एमिशंस है मीथेन के उसको कट करेंगे बाई 2030। ठीक है, ये भी एक लिया गया है। यूएस और चाइना ने भी एक क्या किया है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन किया है किस पे, क्लाइमेट चेंज पे। ज्वाइंट डिक्लेरेशन किया क्लाइमेट चेंज पे, जिसमें दोनों कंट्रीज जो है लेस कन्फ्रंटल और मोर कोऑपरेटिव रिलेशनशिप की तरफ जाएंगी। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट वाले में, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ग्लोबल मीथेन प्लेज, जिसमें मीथेन क्या एक सिग्निफिकेंट गैस है, जिससे 28 से 34 टाइम्स हायर टेम्परेचर ये कर सकती है। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर में, तो इसको मतलब ग्लोबल मीथेन प्लेज कि हमें मीथेन के एमिशन को कम करना है 2030 के तक 30%। ठीक है, तो मीथेन के लिए प्लेज लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 82 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 हमें क्या बोलता है, समुद्रयान के बारे में बताना। देखो समुद्रयान मिशन के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट वेस्टर्न क्लाइमेट चेंज का नहीं है, ये किसका, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इनिशिएटिव है। सेकंड है, इंडिया ने बोल रहे हैं कि इलाइट क्लब को ज्वाइन कर लिया है, ये सारे व्हीकल को वो करके, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इंडिया ने जो है इस क्लब को ज्वाइन कर लिया है। थर्ड है, पॉलीमेटाइट जो मैग्नीज नोड्यूल्स हैं वो डीप ओशन बेड्स में मिल सकते हैं जब वो डेप्थ पे जाएगा 1000 से 5500 मीटर की, बिल्कुल अगर वो जाता है तो मिलेगी। याद रखना, इसमें 3% जाएंगे। कितने परसेंट्स को जाने की बात कर रही है, 3% जाने की बात कर रहे हैं इसमें। और एक सबमर्सिबल व्हीकल के अंदर, उसका नाम क्या रखा गया, मत्स्य 6000। कितना क्या नाम रखा गया, मत्स्य 6000 एक सबमर्सिबल व्हीकल है जिसमें 3% बैठ के जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, वो रिसर्च करेंगे। इंडिया ऐसा कौन सा कंट्री बना है, ऐसा यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना के बाद ऐसा इंडिया 6th कंट्री बना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंडिया पहला कंट्री नहीं है जो ऐसा डीप ओशन एक्सप्लोरेशन मिशन कर रहा है। ऐसी पहली बहुत सारी जो वो हैं वो कर चुकी हैं कंट्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 83 हमारा आंसर क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में। देखो अभी तो सेटअप नहीं हुई है, लेकिन इसको अभी सेटअप करने की बात की जा रही है कि ऐसी हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जैसे यूपीएससी एग्जाम करवाती है वैसे ही जजेस के लिए भी एग्जाम होना चाहिए। सबसे पहले ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एक रिफॉर्म पुश होगा सेंट्रलाइज करने के लिए जो भी जजेस का रिक्रूटमेंट होता है एडिशनल जज और डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे सभी स्टेट्स में, तो बिल्कुल सभी स्टेट्स में ही होगा। आर्टिकल 233 एंड 234 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड प्लेस इट इन डोमेन ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल अभी
क्या 233 और 234 आर्टिकल के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज को मतलब अपॉइंटमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने करवा रखा है और मेनली स्टेट्स उसको करते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का किसी ने प्रपोज की थी पहले, यस, लॉ कमीशन इसको मतलब वो किया था कि लॉ कमीशन की एक 14th रिपोर्ट आई थी, 14th रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की 1958 में। उन्होंने रिकमेंड किया था कि आपको क्या करना चाहिए, ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस को अपॉइंट करना चाहिए, मतलब बनानी चाहिए एक, ताकि मतलब एक जैसा मैकेनिज्म हो सके सारी स्टेट्स में इन जुडिशरी के एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 84 आंसर क्या हो जाता है, सी। ठीक है, आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 85 पे। हमें प्रिविलेज मोशन, देखो मोशन में सारे करवा चुकी हूँ, प्रिविलेज मोशन बोल रहे हैं ये मिनिस्टर ही मूव कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल ही गलत है। इसको कोई भी हाउस का मेंबर मूव कर सकता है जब वो फील करता है कि कोई मिनिस्टर या अदर मेंबर ने अपनी जो प्रिविलेज उसको दी गई है उसको ब्रीच किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। सेकंड है स्क्रूटनी जो है ब्रीच ऑफ मोशन में वो कौन करती है, इसमें बोला कि एथिक्स कमेटी उसमें क्या करती है, स्क्रूटनी करती है। तो याद रखना स्क्रूटनी जो है ना इसमें वो कौन करता है, याद रखना स्पीकर करते हैं। जो भी चेयरपर्सन होगा ना, जो भी चेयरपर्सन होगा उस हाउस का वही करेगा। जैसे कि लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन करेगा। ठीक है, तो याद रखना ये कोई एथिक्स कमेटी नहीं करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिविलेज कमेटी की जो स्क्रूटनी है वो कौन करता है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 हमें क्या बोलता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बताना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे पहले ही एक टाइप का टैक्स है जो बिजनेस देते हैं अपने परचेज पे, और इट कैन यूज टू रिड्यूस इट्स टैक्स लाइबिलिटी व्हेन इट मेक्स ए सेल। बिल्कुल सेल करते हैं तब उसकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है। कंपोजिशन स्कीम इज ए स्कीम अंडर जीएसटी विच कैन बी ऑप्टेड टू गेट रीड ऑफ टीडीएस जीएसटी फॉर्मेलिटीज। बिल्कुल कंपोजिशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिससे जीएसटी की जो टीडीएस जो फॉर्मेलिटीज हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। और थर्ड है गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड रूल 86 इन जीएसटी रूल्स गिविंग पावर्स टू टैक्समैन टू ब्लॉक द आईटीसी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ ए टैक्सपेयर इफ द ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट आईटीसी वाज अवेल्ड फ्रॉडुलेंटली। बिल्कुल आर्टिकल 86 मतलब सॉरी सेक्शन रूल 86 ऑफ जीएसटी रूल्स के अंदर क्या लिखा गया है, उसमें टैक्स जो लगा रहे हैं उसके पास पावर है कि वो आपके पास जो आईटीसी अवेलेबल है उसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं अगर आपका आईटीसी आपने फ्रॉडुलेंट तरीके से लिया है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। ठीक है, सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। किसके बारे में, हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। तो आंसर क्या आ गया, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। एमपी लेड स्कीम के बारे में बताना है। किसके बारे में, एमपी लेड स्कीम के बारे में। बोल रहा है कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो भाई सेंटर से पैसा आता है तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तो बिल्कुल नहीं है। कौन सी स्कीम है, ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है कि नोडल डिस्ट्रिक्ट कंसर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द एलिजिबल वर्क रिकमेंडेड बाय पार्लियामेंट एंड मेंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल वर्क्स एग्जीक्यूटेड एंड अमाउंट स्पेंट अंडर द स्कीम। नोडल जो डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कंसर्न है कि मतलब कितना काम वहाँ पे होना है, मतलब वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो कंसर्न है कि कितना काम एलिजिबल वर्क उसके अंदर रिकमेंड कर रहा है एमपी और कितना वहाँ पे हो रहा है। थर्ड है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा कैन रिकमेंड वर्क एनीवेयर इन दी। देखो नॉमिनेटेड मेंबर तो कहीं पे भी वर्क को करवा सकते हैं, लेकिन देखो अगर बात करें लोकसभा मेंबर्स की तो वो केवल और केवल अपने कंस्टिट्यूएंसी में काम को बता सकते हैं। राज्यसभा के मेंबर जिस स्टेट से चुने जाते हैं उसमें बता सकते हैं, और जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो तो कहीं से भी कहीं पे भी काम करवा सकते हैं अपने एमपी लेड के पैसे का। ठीक है, मेन ये कंसेप्ट है इसमें। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 87 हो गया कंप्लीट। क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है और सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, आंसर सी हो गया हमारा। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 हमें क्या बोलता है, चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में बताना। देखो चार धाम सबसे पहले बोल रखा है कि कहाँ कहाँ है, तो यही अगर आपको पता है तो आप बता लोगे। चार धाम कहाँ है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। कहाँ पे है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चार धाम है हमारे। ठीक है, तो ये रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग ये नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड है उत्तराखंड स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही इसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तीनों ने इसके साथ क्या किया, एक तो उत्तराखंड के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने, एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने और एक नेशनल हाईवे वाली अथॉरिटी ने इसको क्या किया है, मतलब तीनों ने कोलैबोरेट किया है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो बिल्कुल। थर्ड है कालीज पीजेंट। कालीज पीजेंट एक इंपॉर्टेंट बर्ड है जो इस एरिया में पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बिल्कुल ये यहाँ पे पाया जाता है और ये किस शेड्यूल में आता है, शेड्यूल 1 में आता है। ये बर्ड कौन से में आता है, शेड्यूल 1 में आता है ये। ठीक है, और भी बहुत सारे मतलब यहाँ पे वो पाए जाते हैं, जैसे कि एक है
ट्रैगोपेंस, ये भी मतलब बर्ड्स यहीं पे पाए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें ट्रैगोपेंस सातरिया, ये भी सारे शेड्यूल 1 में ही है ये, ठीक है। बहुत सारे टाइप के वल्चर भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि वल्चर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अलोंग विद एक यहाँ पे एक इंडेंजर्ड फिश भी पाई जाती है जिसका नाम है गोल्डन मैशीर, आपने नाम सुना होगा ना, गोल्डन मैशीर, वो भी पाई जाती है, गोल्डन मशीर भी पाई जाती है। मेनली ये क्या है, इंडेंजर्ड फिश है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। कहाँ पे है ये चार धाम पिलग्रिमेज? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमालयाज में है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 88, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, बी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 89 पे। ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स के बारे में बताना है, ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स के बारे में हमें बताना है। ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स सबसे पहले बोल रखा है कि ये यूनिवर्सल मॉडल फॉर असेसिंग रेजिलियंस टू क्लाइमेट रिस्क, क्लाइमेट रिस्क में रेजिलियंस लाने के लिए मेनली ये मॉडल अडॉप्ट किया गया है। सेकंड है ये जो इनिशिएट किया है, किसने किया है, CDRI और CCRI ने मिलकर किया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं। और ये लॉन्च किसने किया है, UNFCCC COP26 में अडोप्टेंस, मतलब 2021 में इसको अडोप्ट किया गया है। 2021 में जो ये ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स है, इसको किसने इनिशिएट किया है, एक तो है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोएलिशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। याद रखना, इट विल बी वर्ल्ड फर्स्ट क्यूरेटेड ओपन सोर्स रेफरेंस इंडेक्स। क्या है, वर्ल्ड का पहला क्यूरेटेड ओपन सोर्स रेफरेंस इंडेक्स है। ये मेनली डेटा प्रोवाइड करेगा क्लाइमेट पे, ठीक है, मतलब क्लाइमेट पे, नेचुरल हैजार्ड्स पे उनको इन्फॉर्म करेगा, पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है क्लाइमेट चेंज का, उसके बारे में बताएगा। इमर्जिंग या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेनली ये काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 89 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 90 हमें क्या बोलता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में बताना है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोल रहा है कि सबसे पहले एडवांस वर्जन है IMPS का, विद राउंड ऑफ क्लॉक फंड ट्रांसफर सर्विसेज टू मेक कैशलेस पेमेंट फास्टर, इजियर एंड स्मूदर, और इसको ऑपरेट करता है RBI। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इसको ऑपरेट कौन करता है। देखो RBI तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि UPI को किसने बनाया, NPCI ने, ठीक है। तो इसको ऑपरेट कौन करता है, NPCI करता है, RBI नहीं करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बिल्कुल ये एडवांस वर्जन है किसका, IMPS का, जिसमें कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। याद रखना, फास्टर है, इजियर है, स्मूदर है, ठीक है। राउंड द क्लॉक फंड्स इसमें ट्रांसफर किए जा सकते हैं टू मेक कैशलेस पेमेंट्स, ठीक है। तो ये NPCI का है, और NPCI का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे मतलब ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करती है। और इनको ये किसका, NPCI किसका इनिशिएटिव है, ये NPCI RBI का इनिशिएटिव है, ठीक है। और इंडियन बैंक्स जो एसोसिएशन है उनने मिलके NPCI को बनाया था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंडर ये NPCI बनी है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर ये बनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 90 आंसर हो जाता है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 91 पे। सिटमैक्स के बारे में बताना है। कल ही मैंने बताया था सिटमैक्स क्या है, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड के बीच में ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और ये कब एनुअली कंडक्ट होती है और कब अनाउंस की गई थी, 2018 में अनाउंस किया गया था। और 2021 का जो एडिशन है, याद रखना कहाँ पे हुआ है, अंडमान सी में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ, अंडमान सी में हुआ है। तो तीनों ये स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाता है, डी, ठीक है। ये पहले ही हम करवा चुके हैं कल के लेक्चर में। आ जाते हैं 92 पे। हमें बताना है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम क्या है, सबसे पहले है ये RBI की कुछ स्कीम्स को क्या करेगी, 3 स्कीम्स को अमलगेट कर लेगी या मिला लेगी। कौन कौन सी है, सबसे पहले है बैंकिंग अम्बड्समैन स्कीम 2006 की, दूसरी है अम्बड्समैन स्कीम NBFCs के लिए 2018 की, और तीसरी है हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जो अम्बड्समैन स्कीम है 2019 की। तो 2006, 18 और 19 की 3 स्कीम को मिला के ये इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम बनाई जा रही है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये मेनली क्या है, ये एक ओम्बड्समैन क्या होता है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है जो मेनली कंप्लेंट से डील करता है, जो ऑर्डिनरी पीपल करते हैं अगेंस्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है ओम्बड्समैन का, ये स्वीडन से कंसेप्ट लिया है। कहाँ से लिया है, स्वीडन से हमने ये कंसेप्ट लिया है। अभी स्वीडन में क्या थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए भी थे, ठीक है, याद रखना इसको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी करेक्ट होगी। सेकंड, इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। इसमें जो है नॉन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी इंक्लूड किए जाते हैं।
डिजिटल टू डिपॉजिट साइट्स ऑफ 50 करोड़ एंड अबो, बिल्कुल 50 करोड़ एंड अबो अगर उनका वो है तो वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और इसमें मेनली क्या इसका कंसेप्ट क्या है कि हमें वन नेशन वन ऑम्बड्समैन की है कि मतलब एक नेशन में मतलब जितने भी कंप्लेंट्स हैं वो सारी एक ही जगह आए, ऐसी कुछ अप्रोच ताकि जुडिक्शन क्या उसके न्यूट्रल हो उसके। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 93 पे। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में बताना है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बोल रहा है कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इज पूल ऑफ फंड्स जनरेटेड बाय 5% यूनिवर्सल सर्विस लवाई दैट इज चार्ज अपॉन ऑल द टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स ऑन द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। बोल रहा है कि यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड जो है ये 5% यूनिवर्सल सर्विस लवाई इसमें लगाई जाएगी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में, जो कि सभी टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स पे लगाई जाएगी। बिल्कुल ये सही है। ये फंड जो है मेनली याद ये बोल रहे हैं कि कंटिजेंसी फंड में डिपॉजिट होता है। तो याद रखना ये फंड कहाँ पे डिपॉजिट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंड हमारा डिपॉजिट होता है किस में, बताओ किस में, कंसोलिडेटेड फंड में। कहाँ पे ये मेनली होता है, कंसोलिडेटेड फंड में मेनली डिपॉजिट होता है, ना कि कंटिजेंसी फंड में। याद रखना यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड मेनली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या जाती है, करेक्ट हो जाती है। और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस एक्ट के अंदर बनाया गया है, जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 के अंदर, किसके अंदर, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 के अंदर बनाया गया है। और ये एक्ट अमेंड कब किया गया था, 2003 में इसको अमेंड किया गया था, ताकि स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जा सके इस फंड को। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को स्टैट्यूटरी स्टेटस देने के लिए इसको 2003 में अमेंड किया गया था। और मिनिस्ट्री कौन से, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर, मिनिस्ट्री के किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। एम क्या है इसका, मेनली इसका एम है कि हमें एक बैलेंस प्रोवाइड करना है किसके बीच में, यूनिवर्सल सर्विस टू ऑल अनकवर्ड एरिया, कि हमें जो भी अनकवर्ड एरिया है, जो भी रूरल एरियाज है, उनको यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फंड्स वहाँ पे ट्रांसफर करने हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 93 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिडनी डायलॉग, सिडनी डायलॉग किसके लिए है, सिडनी डायलॉग किसके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायलॉग है ये। सिडनी डायलॉग किसके लिए, याद रखना है किसके लिए है, किसके लिए है ये है हमारा, 1 सेकेंड, ये हमारा किसके लिए, सबसे पहले है ये एक हाई कमीशन ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। बिल्कुल देखिए ये एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक इनिशिएटिव है, बिल्कुल है। ये एक एनुअल समिट है साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिडनी डायलॉग किसके लिए, साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए, ताकि हम जो भी डिजिटल डोमेन में जो भी फॉल आउट्स हैं, जो भी कमियां हैं, उसको क्या कर सके, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से उसको डील कर सकें। थर्ड है इंडियाज फोकस ऑन दी डायलॉग इंक्लूडेड, इंडिया का मेनली फोकस क्या है, स्पेस सेक्टर जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन है, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर जिससे हम डिजिटल रिवोल्यूशन से वहाँ पे बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं। तो 2 सेक्टर्स इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फोकस में है इंडिया की, एक तो स्पेस सेक्टर, एक एग्रीकल्चर सेक्टर। और मेनली जो सिडनी डायलॉग है मेनली साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए हुआ है मेनली। ठीक है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। सारी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। ठीक है, सारी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। ठीक है, तो सिडनी डायलॉग अब हमेशा से याद रखना है कि सिडनी डायलॉग क्या होता है। तो मेरे को एक चीज़ बताना, सिंगापुर कन्वेंशन किसके लिए है। ठीक है, सिंगापुर कन्वेंशन कल मैंने बताया था, सिंगापुर कन्वेंशन किस चीज़ के लिए बताना। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 95 पे। ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बताना है। ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स कौन निकालता है, सबसे पहले तो ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो बोल रहे हैं कि ये स्कोर जो है 4 बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। एक तो इन्फोर्समेंट एंड एंटी ब्राइबरी डेटरेंस, दूसरा है बिजनेस इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट, तीसरा है गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज ट्रांसपेरेंसी, और चौथा है कैपेसिटी ऑफ सिविल सर्विस आउटसाइड विच हेल्प्स मीडिया रोल। बिल्कुल ये 4 बेसिस पे स्कोर किया जाता है। उसको रिलीज कौन करता है, ट्रेस, एक एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल ये इसको रिलीज करती है। बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, सी। और याद रखना ये 2021 में इसकी रैंक कितनी थी, इंडिया की 82nd, और 2020 में इंडिया की रैंक कितनी थी, 77th। याद रखना हर एक इंडेक्स में इंडिया क्या जा रहा है, पीछे जाते जा रहा है। ठीक है, ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में मतलब हर एक में हमारी रैंक पीछे जाती जा रही है। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हमारी सबसे पीछे, हर चीज़ में पीछे जाते जा रहे हैं। तो याद रखना इंप्रूव कुछ चीज़ों में इंडिया की रैंक कर रही है, वो है डिजिटल हो गया, इनोवेशंस हो गया, इन चीज़ों में इंडिया की रैंक इंप्रूव कर रही है, और लगभग इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है वो पीछे जा रही है। ठीक है, शायद मैं एक वीडियो बना दूँ कि हमारी किस में कौन कौन सी
पहली बात तो कौन कौन सी रैंक, कौन कौन सा इंडेक्स है, कौन कौन से रैंक्स हैं, कौन कौन सी कंट्री मतलब इसको मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको निकालती है, इंडिया की उसमें रैंक कब से कब तक कितनी जा रही है। ठीक है, ये मैं शायद एक वीडियो बना सकती हूँ अगर मेरे को टाइम मिलता है तो। क्वेश्चन नंबर 96 हमें बताना ओ स्मार्ट के बारे में। ओ स्मार्ट क्या है? ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये मैं करवा चुकी हूँ करंट अफेयर्स में ही, और जैसा मैंने बोला है आप एक चीज़ फॉलो कर लेना, पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं उनको देखना मत भूलना। ठीक है, मैं अभी बोल रही हूँ आपको, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप एक काम करो, जनवरी से स्टार्ट करो। ठीक है, जनवरी का पहला वीडियो देखो, उसके बाद दूसरा वीडियो देखो, और उसके बाद अगर आपको फायदा ना लगे तो आप बिल्कुल देखना ही मत। ठीक है, या फिर आप पहला ही वीडियो देख लो। ठीक है, मैं तो ये भी नहीं बोल रही, आप एक काम करो, केवल और केवल पहला ही वीडियो देख लो और उसके बाद आप दूसरा भी मत देखना अगर आपको फायदा ना हो। ठीक है, क्योंकि बहुत से करंट अफेयर्स बेसिक्स हैं। ठीक है, ये लगभग सारी चीज़ें मैं पहले करवा चुकी हूँ। तो चलिए फिर भी शुरू करते हैं। फर्स्ट है, इट इज़ ए गवर्नमेंट स्कीम दैट एम्स एट प्रमोटिंग ओशन रिसर्च एंड सेटिंग अप अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम। सबसे पहले एक गवर्नमेंट स्कीम है जो मेनली ये एस्टेब्लिश कर रही है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट है, ये गवर्नमेंट स्कीम है जो मेनली ओशन रिसर्च और अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम को प्रमोट कर रही है। सेकंड है, ये मेनली क्या है, इसका एम है टू जनरेट एंड रेगुलरली अपडेट इंफॉर्मेशन ऑन मैराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड देयर रिलेशनशिप विद फिजिकल इन्वायरमेंट इन डीप सी ओशन बेड। याद रखना, ये डीप सी ओशन बेड के लिए नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए। इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो भी मैराइन लिविंग रिसोर्सेज हैं और जो भी उनका फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप है उसके लिए अपडेट करना मेन इनका काम है। तो डीप सी ओशन बेड के लिए इसका काम नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? ए। और ये स्कीम मेनली ओ स्मार्ट स्कीम आई कब है? 2018 में ये मेनली आई है। ठीक है, और इसके अंडर मेनली 7 स्कीम्स हैं, 7 इसके अंदर सब स्कीम्स हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेनली कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको लॉन्च किया है। 7 स्कीम इसके मतलब अंडर है, सब स्कीम्स इसके अंडर, 7 सब स्कीम्स इसके अंडर। कौन कौन सी? सबसे पहले है, एक तो है ओशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओशन टेक्नोलॉजी। दूसरी है ओशन मॉडलिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, ओशन मॉडलिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज। तीसरी है हमारी ओशन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, ओशन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। चौथी हमारी कौन सी? ओशन रिसर्च एंड ऑपरेशन, ओशन रिसर्च एंड ऑपरेशन। उसके बाद कौन सॉरी कोस्टल रिसर्च एंड ऑपरेशन, सॉरी कोस्टल रिसर्च एंड ऑपरेशन। चौथी हमारी मतलब जो भी है मेंटेनेंस एंड रिसर्च वेसल, मेंटेनेंस एंड रिसर्च वेसल। ठीक है, उसके बाद और हमारी कौन सी है? एक है हमारी ओशन नॉन लिविंग रिसोर्सेज, ओशन नॉन लिविंग रिसोर्सेज, ओशन नॉन लिविंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्या हैं। हाँ, एक और रह गया हमारा, एक है मेराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी। मेराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, ये 7 सब स्कीम्स हैं इनके अंडर। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो ये कौन सी स्कीम चल रही है? हमारी ओ स्मार्ट स्कीम, जिसमें हमें ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी को क्या करना है? प्रमोट करना है। तो ये चीज़ें सारी होगी हमारी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 96 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। हमें बताना है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, जो नेशनल प्लान बनाया गया है उसके बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं कि जो ये द थीम ऑफ द वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक का जो थीम है वो क्या है? स्प्रेड अवेयरनेस, स्टॉप रेजिस्टेंस। बिल्कुल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जिनमें डेवलप होता है वो समटाइम्स उनको सुपर बग्स भी बोला जाता है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो मरेंगे ही नहीं किसी चीज़ से, उनमें इतना रेजिस्टेंस आ गया, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सुपर बग बोला जाता है। बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाता है हमारा? सी। ठीक है, और इसके अलावा बात करें कि वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। ठीक है, ये था क्या? वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक जो था ना, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। इसमें बहुत सारी कैंपेन्स भी लॉन्च की गई हैं, जैसे कि एक तो थी इंटरनेशनल कलर कैंपेन। क्या थी? इंटरनेशनल कलर कैंपेन। एक है हमारी गो ब्लू कैंपेन। कौन सी है? एक है हमारी गो ब्लू कैंपेन। ठीक है, इंटरनेशनल कलर कैंपेन। एक है हमारी गो ब्लू बैंक कैंपेन, जो मेनली किसने यूज़ किए हैं? AMR ट्रिपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, किसने? इंटरनेशनल ट्रिपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रिपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? 3 ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रिपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। एक तो WHO है, एक हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एक हमारा मतलब UN एंड जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल हेल्थ के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है। 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को वो बनाने के लिए, मतलब इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए 2 कैंपेन लॉन्च किए। एक तो है गो ब्लू कैंपेन, और एक है हमारी इंटरनेशनल कलर कैंपेन।
कैंपेन, ठीक है। तो ये वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक के मतलब उसमें मनाई गई है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं अपनी कंप्लीट। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 98 पे। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले जो बोल रहे हैं कि ये जो बिल है ये एक्सक्लूड करता है लिव इन कपल्स को, सिंगल मैन को और LGBT कम्युनिटी को। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो बिल है ये लिव इन कपल्स के लिए नहीं है, सिंगल मैन के लिए नहीं है और LGBT के लिए नहीं है। सेकेंड है, बिल प्रपोज करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रजिस्ट्री एंड रजिस्ट्री अथॉरिटी फॉर ऑल क्लिनिक्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल सर्विंग इन दिस फील्ड। बिल्कुल इस फील्ड में जो भी क्लिनिक्स है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक नेशनल रजिस्ट्री बनानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होगी। थर्ड है, ICMR जो है वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज को अपॉइंट करेंगे, ना कि ICMR। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन अपॉइंट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स इसको अपॉइंट करेंगी। क्या स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो अपॉइंट करेंगी किसको, स्टेट गवर्नमेंट्स अपॉइंट करेंगी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को वो करने के लिए, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए वैलिड होगा, 5 साल के लिए वैलिड होगा, फिर आपको फिर से उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। पब्लिक अकाउंट कमेटी, देखो अगर आपने वो वाला लेक्चर पढ़ा है ना कमेटीज़ के बारे में, जहाँ पे मैंने अच्छे से बताया पॉलिटी वाला, तो पॉलिटी देखो देख ले, पब्लिक अकाउंट के बारे में देख लेके बोल रहे पार्लियामेंट्री कमेटीज ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम 105 एंड आर्टिकल 118। जो ये अथॉरिटीज़ हैं ये मेनली अपनी पावर कहाँ से लेती हैं, मेनली आर्टिकल 118 और आर्टिकल 105 से लेती हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118 से लेती हैं। आर्टिकल 105 में मतलब मेनली क्या लिख रखा है, प्रिविलेजेस के बारे में बता रखा है। आर्टिकल 105 में प्रिविलेजेस के बारे में बता रखा है जो भी हमारी पार्लियामेंट्री मेंबर्स को होते हैं। और आर्टिकल 118 में क्या मेनली उनके मतलब कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे उनका वो होगा, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज के उसके बारे में बता रखा है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, पब्लिक अकाउंट कमेटी बोल रहे हैं 1935 में इंट्रोड्यूस की गई थी। मैंने बताया था ये 1919 में इंट्रोड्यूस की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर मतलब वो की गई थी 2000 बोलियो 1921 में। 1921 में कौन से रिफॉर्म्स आए थे, मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स उसको बोलते हैं। मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1921 में, तभी ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो थी वो बनाई गई थी। और कुछ एक्ट के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। प्राइवेट मेंबर्स बिल के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रखा है कि कोई भी मेंबर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं होना चाहिए, वो प्राइवेट मेंबर होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, क्योंकि कोई भी MP जो मतलब मिनिस्टर ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट मेंबर बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो उसी पार्टी से होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सेकंड है, इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट एसेंट। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको 1 मंथ का नोटिस देना है पहले, ठीक है। आपको 1 मंथ का नोटिस देना है पहले, केवल कोई प्रेसिडेंट का एसेंट की आपको जरूरत नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है, द गवर्नमेंट बिल्स पब्लिक बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस और एनी डे प्राइवेट मेंबर्स बिल, जो केवल और केवल फ्राइडे को लाए जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट और पब्लिक के जो बिल्स हैं वो किसी भी दिन डिस्कस किए जा सकते हैं, किसी भी दिन लाए जा सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो केवल और केवल फ्राइडे को लाए जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अगर आपका लोकअप देखना बंद हो गया हो, अगर आपका हैशटैग मंजली खत्म हो गया हो, तो अब आप पढ़ने पे लग जाओ, क्योंकि 1 महीना बच गया है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। उन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, केवल और केवल पढ़ाई में ही रखा है, ठीक है। सारे हैशटैग यहीं रह जाएंगे और आप केवल अपना पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि मैंने कई सारे बच्चों से पूछा कि आजकल क्या चल रहा है, तो उन्होंने बोला हैशटैग मुंजली चल रहा है। अच्छा भाई, चलो कोई बात नहीं, फिर भी चलो इसी लेक्चर को आज ही इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।